चलिए भाई, सभी को नमस्कार। तो अध्ययन मंत्र के टेट मंत्रा में आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जगदम्बा है। तो आज का मॉडल टेस्ट शुरू करते हैं। और मॉडल टेस्ट में जैसे कि आपको पता है, दिवाली का जो धमाका माह ऑफर चल रहा है ये 25 अक्टूबर से चल रहा है बेटा। और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये चलेगा। ध्यान रखना, इसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। अगर हम सीटेट की बारे में बात करें तो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों मैथ साइंस वाला और उसके अलावा सोशल स्टडीज वाले के लिए सीटेट क्रैश कोर्स है अध्ययन मंत्रा में। और जिसमें आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे। और मात्र 599 में आपको ये कोर्स पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, इससे बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला इस साल और कभी नहीं मिला होगा बाय द वे। तो ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट आप लोगों के लिए। इस बार आपको सीटेट पास करना है। हेल्पलाइन नंबर है 9556 9557। और अध्ययन मंत्र से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अध्ययन मंत्र से जुड़ने के लिए आप करेंगे ये जो अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप है इसको इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, पेड कोर्सेज में जाओ। पेड कोर्सेज के बाद आप क्रैश कोर्स में जाओगे। क्रैश कोर्स के बाद आप क्या करोगे, डिटेल्स देखोगे, बाय नाउ के ऑप्शन के बाद आप अध्ययन मंत्र से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो रहा भाई आपका अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप। तो चलिए भाई, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और एक बार आ जाइए। आज का सेशन शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई होप आप लोग दिवाली बहुत अच्छा मना रहे होंगे। तो ये लंबा प्रोग्राम है दिवाली का, फिर भी हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ताकि आपका एग्जाम पास हो इस बार। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये वाला है। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए, रैपिड टेस्ट की तरह करेंगे इस सवालों को। तपेदिक का जीवाणु किसके द्वारा होता है, मतलब कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा तपेदिक होता है। ठीक है, तपेदिक बोले तो ट्यूबरक्लोसिस बेटा। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी है, ये किसके द्वारा होती है आपको ये बतानी है। ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है आपको ये बताना है। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, कौन सा जीवाणु है जिसके कारण क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, आपको ये बताना बेटा। बताइए। चलिए, स्टैफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस्चीरिया कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। ये सवाल आई होप आप लोगों ने देखते ही कर दिया होगा। इसका सीधा सीधा आंसर आप लोगों को देखते ही पता लग गया होगा। ट्यूबरक्लोसिस जिस शब्द में आया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्लीज जरूर पढ़ लेना इसके बारे में। इसके बारे में ये जरूर पढ़ लेना कि 95% टाइम्स कौन सा टीबी होता है, लंग टीबी होता है। ध्यान रखना, तो लंग वाला टीबी कौन सा होता है, 95%। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है बेसिकली। अगर आप देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस में जैसे बुखार आएगा, फीवर, किसी को पता है और क्या क्या होता है। स्प्यूटम बोले तो जो हम खांसते हैं उसके बाद जो म्यूकस होता है उसमें खून आना, खून की उल्टियां कह सकते हो आप इस टाइप का। चलिए, सबसे हो गया देखना एक बार। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया है तो मैं आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी जिन लोगों का आंसर है बिल्कुल सही है भाई। तो बी के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग रेडी हो तो स्पीड से आंसर देने, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों भाई पकता है, आपको ये बताना है। इन अ प्रेशर कुकर व्हाई डज फूड कुक फास्टर देन इन अ रेगुलर पैन। ओके, तो बताइए भाई, प्रेशर कुकर में ये सवाल आया हुआ है, इसका लेना देना किससे, प्रेशर वाले चैप्टर से है। तो आप देखेंगे क्या आंसर बनेगा इसका। एक बार सभी लोग आ जाइए बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। डिफरेंट हीट सोर्स, आप ऑप्शन देखो कितना वैसा है, तो बी चला गया। प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ बेटर हीट कंडक्टिंग मटेरियल, गलत। द वेट ऑन द टॉप ऑफ प्रेशर कुकर इंक्रीजेज, ये भी गलत। तो आंसर बनेगा सीधा सीधा ए। प्रेशर कुकर में दाब और क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप यहां से क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करते ही नीचे जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर बोले तो वायु दाब, तो जो ये वायु दाब है, ये वायु दाब क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे खाना, मतलब जो पानी है ना वो तुरंत क्या हो जाएगा, बॉईल नहीं होगा। तो आपके पास पानी रहेगा तो गर्म पानी से खाना आप आसानी से पका सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है, आ गया समझ में कॉन्सेप्ट सबके। चलो फिर अगला क्वेश्चन लो भाई। ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, बड़ा मस्त सवाल है, एक बार ट्राई करो सबके सब। सिंपल पेंडुलम में डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना बता रहा है, वो डी। ठीक है, यही तो बता रहा है ना। तो सवाल कह रहा था टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव डिस्टेंस dy4 इज t1,
D/4 को जाने के लिए T1 टाइम लगता है, तो एक टाइम पीरियड कितना होगा, एक पेंडुलम मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना, बताइए चलो जल्दी से बताओ। अगर आपने बता दिया हो, चले बेटा क्या आंसर बनेगा इसका, अगर मैं आपको बताऊं T1, अगर आप देखोगे तो D/4 का मतलब है, अगर आप चेक करो D/4 एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, चार टुकड़ा, तो इसमें अगर टाइम लग रहा है T1, तो D में कितना लगेगा T1, 4T1, कितना टाइम लगेगा 4T1। ध्यान से समझना, एक चक्कर कितना होता है, ये गया ये गया ये, तो यानी कि यहां से इधर 4T1, 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 क्योंकि एक टुकड़ा है ना केवल ये, तो एक चक्कर का मतलब है लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, टोटल कितना हो जाएगा 16T1 सेकंड। अगर जिन लोगों का आंसर डी है बेटा 16T1 बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। तो D/4 में T1 टाइम लग रहा है, मतलब इतने में T1, तो यहां से यहां तक जाने में कितना, यहां तक, यहां से यहां तक जाने में 4T1, तो टोटल कितने चक्कर होंगे, यूं गया यूं गया यूं वापस आ गया, 4 इंटू 4T1 बराबर 16T1, तो आंसर क्या होगा 16T1, राइट। तो अगर आपका आंसर 16 का आंसर मतलब सॉरी 16T1 है, अगर इसका आंसर आपका डी है तो बिल्कुल सही है। चलिए इसी बात में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो सहवाल का क्वेश्चन खूब आता है, सहवाल बोले तो एल्गा, एल्गा को कई बार बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ब्लू ग्रीन एल्गी, बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी बोले तो नीले हरे सहवाल, तो अगर आप देखोगे नीले हरे सहवाल, नीले हरे सहवाल में आप मुझे ये बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन कैसे होता है, आपको ये बताना है बेटा, बताओ। चलिए देखो ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मैं आपको हिंट दूं तो इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, लेकिन फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन में नहीं है, फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं विखंडन। तो अब आप बताओ उत्तर क्या बनेगा, बताओ कितने लोग इसका आंसर सही दे पा रहे हैं, बताइए। विखंडन आंसर नहीं है ऑप्शन में, मैं आगे से हट जाता हूं, एक बार देखो कहीं पे भी विखंडन नहीं लिखा है, तो अगर कहीं पे विखंडन नहीं लिखा है तो क्या बनेगा, अगर आपके पास समझ में आ गया हो तो सीधा सीधा क्या है, सेक्सुअल होगा नहीं, स्पोर फॉर्मेशन नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है एक शैवाल का टुकड़ा दो में बटेगा, दो फिर चार में, चार आठ में, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा बी। ठीक है, कर दिया सबने करेक्ट। जिन लोगों का आंसर सही है भाई वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो आप एक बार करेक्ट करके अपने नोटबुक में लिख देना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रैपिड फायर की तरह क्लास चल रही है ये, तो ध्यान रखना, तो आप लोगों का भी ज्यादा समय ना जाए, तो इसलिए रैपिड फायर की तरह क्लास करेंगे। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या है बताओ, ड्राई आइस का फॉर्मूला बताओ, ड्राई आइस किसे बोलते हैं, शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ कितने लोगों को पता है शुष्क बर्फ, शुष्क मतलब सूखी सी, और बर्फ बर्फ की तरह ही ऐसे दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ है आइस की तरह, तो इसको कई बार ड्राई आइस बोलते हैं, ध्यान रखना क्यों बोलते हैं। और जैसे इसको आपने हीट किया, जैसे इसको आपने गर्म किया, ये सीधा किस में तब्दील हो जाएगा, वेपर, वेपर बोले तो वाष्प, ये सीधा तब्दील होगी किसमें, वाष्प में। बताओ, तो आइस सीधा किस में तब्दील हो जाएगी, वाष्प में तब्दील हो जाएगी। आपको बताना है क्या है ड्राई आइस। अगर मैं आपको बताऊं तो जो ड्राई आइस है तो ये क्या है, ये ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बल्कि सॉलिड CO2। तो अगर आपका आंसर डी जितने लोगों का है भाई बिल्कुल सही है, सॉलिड CO2, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखना इसमें सब्लिमेशन होता है, इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेशन क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जो सॉलिड है डायरेक्टली किस में तब्दील हो जाती है, गैस में तब्दील हो जाती है। तो ये बेसिक फंडा है ड्राई आइस का, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, कई बार आपने ये सवाल देख लिया होगा, तो ये एक प्रकार का रिवीजन के तौर पर भी ये सवाल हमने कई बार कर लिए इस टाइप के सवाल। लाइट कुछ ऐसे चलती है
और वैक्यूम बोले तो निर्वात। उन सब बच्चों के लिए जिनके सवाल गलत होते हैं उनके लिए एक प्रकार का रिवीजन है। निर्वात में जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है। और एक साल में जो दूरी, एक साल में जितनी दूरी वो तय करता है उसको क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस का मात्रक है। 1 लाइट ईयर को बोलते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान रखना, 12 और 3 15, इस तरह से 12 और 3 15। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, लाइट ईयर, ये आ गया लाइट ईयर। तो अगला क्वेश्चन, ये बहुत सारे लोगों का सही है। ये बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्लांट्स रिक्वायर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज अलग है, लेकिन इस टाइप के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं आपको, पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो बताने हैं आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताइए बेटा, आपको बताने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ध्यान रखना, एक तो होंगे प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक के अलावा दूसरे क्या होते हैं? सेकेंडरी, सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक। और फिर कौन से होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व बताने आपको कौन से? ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन एनपीके। तो प्राइमरी वालों की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी वाले में कौन सा आ जाएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, द्वितीयक, तो द्वितीयक आपके कौन से आ जाएंगे? मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो जो बच गए, नाइट्रोजन गया, फास्फोरस गया, कैल्शियम गया, तो कॉपर ध्यान रखना। कॉपर एंजाइम के रूप में भी काम आएगा। कॉपर का यूज मैं आपको बता देता हूं फोटोसिंथेसिस में भी होगा। तो कितने लोगों का आंसर सही है बेटा? डी, 4 मतलब 4। अगर आपका आंसर डी है, 4 है, तो बिल्कुल सही है। और नहीं है तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगले क्वेश्चन से मैंने एक बार सेशन को शेयर लाइक सब कर दे बेटा जल्दी से। तो आप लोग सेशन को शेयर लाइक करते हुए चले, और आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। लॉक जॉ या जॉ लॉक इसको बोलते हैं। इसको कई बार ना वो भी बोलते हैं, धनु स्तंभ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो कौन सी बीमारी है जिसको धनु स्तंभ भी बोलते हैं? इसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। कई जगहों पर जॉलॉक डिसीज भी लिखी रहती है। तो अलग अलग प्रकार की ये सब क्या रहती है? डिजीज लिखी रहती है। आपको बताना है कि ये कौन सी डिजीज है, जॉलॉक डिसीज, बताइए। चलिए एक बार सबके सब भाई आंसर दें भाई, कोशिश करें, चाहे आंसर गलत हो रहा हो, चाहे जैसे भी हो रहा हो। और जितने लोगों को याद आ गया तो मैं बता दूं, इसको बोलते हैं टेटनस। टेटनस का जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम टिटेनी है। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम टिटेनी। माइकोबैक्टीरियम टिटेनी इसके क्या है? टेटनस का नाम है, मतलब बैक्टीरिया का नाम है। इसमें क्या होते हैं? मसल्स स्पाज्म। मसल स्पाज्म का मतलब है जोड़ों में, मसल्स बोले तो मांसपेशियों में क्या? मांसपेशियों में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न। ठीक है, मांसपेशियों में जकड़न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए अगर आपने इसका आंसर सही कर दिया है तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 9, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान रखना। इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है भाई, बताइए। इकोसिस्टम बताओ। कितने लोग इसका आंसर नहीं जानते?
भाई इसका आंसर तो सभी जानते होंगे ना, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो कौन सा है? सन। सन बोले तो सूरज, ध्यान रखना, सूर्य। सन से मिलती है एनर्जी हर जगह। ग्रीन प्लांट शुगर प्रोड्यूस नहीं, एटीपी भी नहीं, ये सब रेस्पिरेशन के। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना। सन बोले तो सूर्य क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है, फाइनल सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? फाइनल सोर्स है कौन सा एनर्जी का? सूरज, सूर्य, ध्यान रखना। चलिए फिर कर दूं, बढ़ू अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेक्टिकल्स यूज फॉर व्यूइंग 3D मूवीज। कई बार कोई आपको लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकता है, 3D मूवीज देखने के लिए लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, और अगर आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी तो आप इनमें से आंसर भी बता दोगे। चलिए सब लोग एक बार आंसर दें, एक बार सेशन को शेयर करते हुए चले और जल्दी से आंसर दें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। स्पीड बढ़ाते हुए अगर आप आंसर दोगे तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका आंसर लेंस है तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर डी बेटा, जितने लोगों ने डी दिया है पोलराइड्स, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो इसमें घटना होती है उस घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का जो हिंदी है इसको बोलते हैं ध्रुवण। ध्रुवण किसमें होता है अगर मैं बात करूं तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव्स में। किसमें होता है? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग है बेटा, ध्यान रखना। और अगर मैं अनुप्रस्थ तरंग की बात करूं तो इसमें वाइब्रेशंस कहते होते हैं परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी, ठीक है। चलिए सेशन शेयर करते चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। तने का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है आपको ये बताना है। तना, तने का प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है? तने का प्राइमरी फंक्शन मतलब मुख्य काम क्या नहीं है इसमें से? मतलब वो काम तो करता है लेकिन आपको बताना है मुख्य काम कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन आपके सामने इनमें से। अगर आप देखोगे तो कंडक्शन ऑफ वाटर, ध्यान रखना, गलत। फोटोसिंथेसिस, अगर मैं बताऊं फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, फ्रूट्स को मतलब क्या करना, फूल फल देने में काम करता है, फोटोसिंथेसिस मेन काम नहीं है। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कहां पर होता है? फोटोसिंथेसिस मेनली कहां पे होता है? लीव्स। लीव्स बोले तो पत्तियों में। मुख्य रूप से कहां पर होता है? पत्तियों में, ध्यान रखना। और जो जेरोफाइट्स होते हैं, जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स बोले तो मरुद्भिद। जो कैसे होते हैं? मरुद्भिद। मरुस्थली जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? स्टम में, ग्रीन स्टम में। तो ये आंसर है, और इस तरह से आप अपने नोट्स भी क्या करना, अपडेट कर देना, ठीक है ना। चलिए ये वाला बताओ। पिचर प्लांट के बारे में क्वेश्चन है बेटा। घटपर्णी पौधा, ध्यान से देखो, वो आपके सामने डायग्राम है। पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट, यस सही है कि गलत? पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड, गलत या सही? सोच के बताओ एक बार सबके सब लोग, बताओ क्या आंसर होने वाला है आपका। एक बार लिख के बताओ क्या आंसर होने वाला है। पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट, पिचर प्लांट क्या करता है? कीड़ों को फांस लेता है। घटपर्णी पौधे में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। बताओ कौन सा रहेगा इसमें से सही? अगर आपने सवाल को देख लिया है तो पिचर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट ट्रैप्स करता है, बिल्कुल सही। पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, बिल्कुल गलत। ये दोनों ऑप्शन गए, ए सही आर गलत। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है। तो आंसर ये होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स भी गलत है। ए ट्रू है, यस। पिचर प्लांट क्या करता है? घटपर्णी पौधे कीड़े क्या करता है? फांसता है। लेकिन पिचर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता अपना खाना बनाने के लिए, ये गलत बात है। बल्कि पिचर प्लांट क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, और ये अपना खाना क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। Which of the following is secreted by liver? लीवर क्या सीक्रेट करता है बताओ? लीवर में किस चीज का सिक्रेशन होता है बताओ? किस चीज का श्रावण होता है आपको ये बताना है। करो, करके बताओ।
भाई ग्लूकोज, आयोडीन, कोर्टिसोल और बाइल, पित्त, लीवर, बताओ लीवर के बारे में, यकृत। अगर मैं आपको यकृत के बारे में सीधे सीधे बताऊं तो न, तो आप अगर आंसर दे चुके हो तो एक बार देख लो किसने आंसर दिया, कौन सा चीज निकलता है यकृत से, आप बताइए। देखिए अगर आप देखोगे तो यकृत जो है, यकृत से निकलता है एक तो क्या, बाइल। तो वैसे तो यकृत के बारे में बाइल जूस मेन है, फिलहाल जो ये सवाल है कोर्टिसोल, आयोडीन, ग्लूकोज गलत है। अगर हम बाइल जूस के बारे में बात करें तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, इसमें लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये भी ध्यान रखना। तो लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये बेसिक फंडा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। 14 वाला करो, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन आप करो, क्या आंसर बनेगा इसका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट। जीवित जीवों की कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, क्या ये लाइन सही है। दूसरा कह रहा है दे हैव अ सेल वॉल, सभी में एक कोशिका भित्ति होती है। सी कह रहा है ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब में केंद्रिका झिल्ली होती है। और डी कह रहा है ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, सब में कोशिका झिल्ली होती है। सोच के बताना। अगर आप देखोगे तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सी विद अ नेकेड आई, सभी के सब क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। ये लाइन गलत है। जैसे ऑस्ट्रिच एग फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें या मान लो तो ये क्या है, सबसे बड़ी कोशिका, ये तो आंखों से दिखती है, सबसे बड़ी कोशिका है। तो किससे दिखती है ये नंगी आंखों से दिखेगी। अगर आप बोलोगे ऑल हैव अ सेल वॉल, बिल्कुल गलत। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ध्यान रखना, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गलत, केवल प्रोकैरियोट्स में होती है। तो आंसर अगर आप लोगों का केवल डी है तो बिल्कुल सही है, ओनली डी, केवल डी बिल्कुल सही लाइन है। सभी में क्या होगा, मेम्ब्रेन होगी, कौन सी वाली, सेल मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना, सभी में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, सेल मेम्ब्रेन। हो गया भाई क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। चलो खुद करके बताओ इस क्वेश्चन का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू द रेड। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील करेगा। एक बार सभी लोग आंसर दे बेटा इसका, मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं भाई। एक बार सेशन को सबसे पहले शेयर कर दो, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को एक बार लाइक कर दो, और लाइक शेयर करने के बाद एक बार फिर से आंसर देने की कोशिश करें। पहली बार अगर आप आ रहे हो टेट चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, अगर आपने कर दिया तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ। लो मैं आगे से हट जाता हूं, भले आप लोगों का पूरा डिटेल में आंसर लिखना है बेटा आपको। भाई एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या सल्फर डाइऑक्साइड, बताओ। अगर सवाल आपकी समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे। अगर मैं आपको बताऊं ये कौन सा लिटमस पेपर है, ब्लू, तो ये कौन सा है, ब्लू। ठीक है, इसमें रंग में ये वाला यूज कर लो, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में तब्दील कर देते हैं, लाल में। ठीक है, तो जो नीला है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड। कब, किसमें, एसिड में। कौन करता है ये सब, एसिड। एसिड बोले तो अम्ल। तो अगर मैं एसिड के बारे में बात करूं तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील करते हैं। एसिड कौन बनाएगा, न तो कॉपर, न तो आयरन, न तो मैग्नीशियम, आंसर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कितने लोगों ने सही कर दिया भाई। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये सब काम करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर देगा। अब देख लो भाई अगर आपका आंसर सही है तो।
ऐसे ही सीखोगे, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। बेसिक लॉजिक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2SO4। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन होगी वाटर के साथ, वो क्या बना देगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर देगा, ठीक है ना। चलो, बॉयल्स लॉ इज रिलेशनशिप बिटवीन, बॉयल्स लॉ कितने लोगों ने पढ़ा था। अब हो सकता है ऐसे नए सवाल आपको देखने को मिले, कुछ ना कुछ आपको मैं नए सवाल भी जरूर दे रहा हूं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब पढ़ा आपने केटीजी में। इसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कभी तो पढ़ी होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस बोले तो गैसों की गतिज, ठीक है, आणविक या गतिज थ्योरी बोले तो मतलब उसका क्या बोलते हैं, आप समझ रहे हो ना, जिसमें गतिज ऊर्जा के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो जनरल इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, शायद आप आंसर दे पाओ। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। आर को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ध्यान से देखना, अगर आप समझ पाए हो इस लाइन को तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। बताऊं मैं आंसर, अगर प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर टी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, ध्यान रखना। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, ध्यान रखना। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। ये है भाई, ये है मेन लाइन। चलिए, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, टेम्परेचर नहीं, डेंसिटी नहीं, प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जो हम लंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, लंग्स, सांस ली तो अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम, इस तरह से। तो सांस लेना, सांस छोड़ना भी इसका एक अच्छा एग्जांपल आता है। फाइबर ऑप्टिक्स कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, लाइट वाले चैप्टर के सवाल है, कुछ ना कुछ नए सवाल में आपको बार बार कहता हूं, आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यह बताना है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स, और फाइबर ऑप्टिक्स को कई बार यह भी लिखा रहता है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रिंसिपल बता दीजिए क्या होगा, बताओ। ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रिंसिपल क्या है, बताइए। बताओ, जब तक बताओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं बता दूं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर आपने आंसर दिया है, जिन लोगों ने बिल्कुल सही है, उसको TIR बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये लाइट गई अंदर अंदर अंदर, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करते हो। द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर, कौन सा यूज करना चाहिए आपके हिसाब से लाइटनिंग कंडक्टर के लिए, बिजली के कंडक्टर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करने वाली धातु अच्छी रहेगी, जस्ता, कॉपर, बताओ, सोच के बताओ। सिंपल क्वेश्चन है भाई आपके लिए, बताइए। तो आपको क्वेश्चन बताना है, मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर। सबसे अच्छा कौन सा राशि, अगर आप सोचो अगर किसी के पास कॉपर हो तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो कॉपर को यूज करते हैं मेनली, वैसे तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का एलॉय भी यूज करते हैं कई बार, मतलब कॉपर एंड एल्यूमिनियम को भी यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। पर इन दोनों में अगर बेस्ट चूज करना हो, ठीक है, अगर इनमें से बेस्ट उठाना हो तो कौन सा उठाओगे, कॉपर। कॉपर क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर है ना, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए,
एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज किससे ज्यादा होगी इनमें से? जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, अल्ट्रावायलेट एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? ओके, बताओ। एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो सब लोग। अल्ट्रा वायलेट के बारे में आप सबको पता है, अल्ट्रा वायलेट को फिल्टर कौन करती है? ओजोन, ध्यान रखना। तो ओजोन अल्ट्रा वायलेट को फिल्टर करती है। तो आप लोगों को ध्यान हो, एनर्जी घटते हुए क्रम में कैसे होती है? अगर इधर देखोगे, गामा रेज, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, एक्स किरणें के बाद आपका अल्ट्रा वायलेट, फिर आपका ये वाला बिबग्योर, जो आपको पता है कौन सा वाला, बिबग्योर, VIBGYOR, बिबग्योर, फिर इंफ्रारेड, IR, फिर माइक्रोवेव्स, एंड फाइनली कौन सा, रेडियो वेव्स। ध्यान रखना, ये इस तरफ बढ़ती है लैम्डा, इस तरफ बढ़ती है क्या आपकी एनर्जी, ऊर्जा। तो गामा की ज्यादा है, एक्सरे फिर अल्ट्रावायलेट रे। तो आपको मैं बता देता हूं, एक्सरे, कॉस्मिक रे, गामा रे, ये सब तो ज्यादा है, इन सब की तो ज्यादा है, तो ऑप्शन होगी नहीं। तो इंफ्रारेड की एनर्जी कम है अल्ट्रावायलेट से, तो अल्ट्रावायलेट की ज्यादा सिर्फ किसमें से? ऑप्शन में से, इंफ्रारेड। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही भाई, ठीक है, सही है ना? चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका। तो एक बार आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं कैसे कर रहे हो आप लोग परफॉर्म। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज कंटेन्स अबंडेंट क्वांटिटीज ऑफ हीलियम 3, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। बताओ, हीलियम 3 कहां पर बहुत ज्यादा है? बताओ। वैसे तो हीलियम का फॉर्मूला होता है 2He4 ना, तो आपको पता है। तो 3 का मतलब क्या हो गया? हीलियम 2He4 क्या है? नॉर्मल हीलियम है। 2He3 का मतलब है एक प्रोटॉन, ठीक है, दो, सॉरी सॉरी, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ओके, तो बताओ हीलियम 3 एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है। बताओ कौन सी जगह पर, बताइए कौन सी सेलेस्टियल बॉडी? आजकल न्यूज में भी सुना होगा आपने, हीलियम 3 इज अबंडेंट एट विच सेलेस्टियल बॉडी? कहां पर होगी हीलियम 3 की मात्रा बहुत ज्यादा? अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोग गलत कर रहे हैं। तो इसका आंसर मून है बेटा, चंद्रमा। चंद्रमा की सतह पर ये बता रहे हैं कि वहां पर हीलियम की मात्रा क्या है? बहुत है, हीलियम 3। तो हीलियम 3 क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हीलियम 3 की मात्रा वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा। चलिए, सेशन भाई शेयर करते चले, आप लोगों के लिए है ये क्लास। जितना आप सेशन को शेयर करोगे उतनी बेहतर क्लास होगी। ये एसिड बेस इंडिकेटर का सवाल है, एक बार सभी लोग आंसर दें। कुछ PYQ के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रैपिड फायर के हिसाब से हम इस क्लास को कर रहे थे, त्योहारों का मौका है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप लोगों की तैयारी खराब ना हो, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन करते रहोगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा से चलता रहेगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूटिलाइज एज एसिड बेस इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर किसको यूज कर सकते हो आप? बताओ कौन सा युग में जो एसिड बेस इंडिकेटर पर यूज किया जा सकता है? बताओ। अगर आपको मैं बता देता हूं, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक, नेचुरल इंडिकेटर मतलब, नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो पीएच के प्रति क्या हो? सेंसिटिव हो। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये सॉल्ट गया, ठीक है, इधर में से बनाना लीव्स गई, लाइक लेमन जूस ये गया। आंसर बेटा रेड कैबेज एंड टर्मरिक, बंद गोभी और हल्दी। तो बंद गोभी और हल्दी इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। कर सकते हैं आपके, नहीं कर सकते? बताओ। रेड कैबेज एंड टर्मरिक इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कितने लोगों का आंसर सही आ गया? बताओ। आई होप आपको आता होगा ये वाला सवाल, सबको आता है ना? ओके, चलिए। रेड कैबेज पे सवाल आया है, PYQ का सवाल है 2022 का, ध्यान रखना। लाल बंद गोभी ना, लाल बंद गोभी जो होती है, तो कैबेज पत्ता गोभी को बोलते हैं ना, वैसे तो कॉलीफ्लावर को बंद गोभी बोलते हैं, रेड कैबेज इसका नाम होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, ये वाला बताओ, विच फैट soluble विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन? अब ये सवाल आपने पहले भी किया है, ये PYQ के सवाल रिपीट भी आपको होते रहेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने गलतियां की है वो उनको सुधारनी, अपनी गलतियां कहां पर गलतियां हो रही है, क्यों गलतियां हो रही है, आप सीखोगे जरूर इन चीजों से। बताओ कहां पर गलतियां हुई होंगी, बताइए।
अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था, देखो इस सवाल की वैसे तो बहुत सारे लोग विटामिन सी दे रहे हैं आंसर, जो कि गलत है। अगर फैट सोल्यूबल के बारे में बात हो रही है तो फैट सोल्यूबल में ध्यान रखना कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा के बारे में ध्यान रखना। विटामिन के आप देखोगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ध्यान रखना। तो आंसर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, के नहीं होगा, आंसर ए। तो विटामिन ए आंखों के लिए भी जरूरी है। विटामिन ए किसके लिए भी जरूरी है? हेल्दी आईज के अलावा हेल्दी स्किन के लिए भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, फैट सॉल्युबल वर्ड इसमें छुपा हुआ था। फिर से एक सवाल वही वाला, माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला, लेकिन इस बार क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूरी लिस्ट है। पिछली बार एक सवाल था, इस बार क्या है, एक सवाल। अब इसको गलत मत करना इस बार बिल्कुल भी। एलिमिनेशन टेक्निक से इस सवाल को करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एलिमिनेशन, काट के देखो, हटा के देखो कैसे हटेगा। मैं आगे से हट गया हूं इसलिए ताकि आप कर सके इस सवाल को। मैं फिर से आपको बता दूं, एलिमिनेशन टेक्निक सबसे अच्छी होगी। जो बच्चा एलिमिनेशन वाले टेक्निक यूज करेगा वो बिल्कुल आंसर सही करेगा, बता रहा हूं मैं आपको। एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब है प्राइमरी। तो प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, द्वितीयक, एंड फाइनली कौन से वाले? टर्सरी। टर्सरी बोले तो तृतीय। बताइए। तो आप देखोगे पोटेशियम को आप उड़ा दो ऑप्शन से, पोटेशियम कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। पोटेशियम उठ गया क्योंकि पोटेशियम प्राइमरी में है। मैग्नीशियम भी है, ये वाला ऑप्शन गया। फास्फोरस इस ऑप्शन के कारण गया। सल्फर, और इन दोनों में से कंफ्यूज मत होना। तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी होगा बेटा। जो सल्फर है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है। सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का मतलब है बेसिकली द्वितीयक। तो ये द्वितीयक है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी है कि नहीं? आगे आंसर सबका। चलिए फिर 25 तक कर लो आज। तो दो क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल गलत मत करना, और इसके बाद एक और कर लो। तो फिर आज की क्लास को हम यही वाइंड अप कर देंगे। त्योहारों का मौका है तो आप त्योहार को आनंद उठाइए, लेकिन अपनी तैयारी में आपको बिल्कुल नहीं रोकनी है। तो जैसे यहां पर एग्जाम्पल बना है किसका? पिकल। पिकल बोले तो अचार, तो पिकल बोले तो अचार है ये। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अचार है तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। अचार में अगर मैं इनमें से आपसे पूछूं तो क्या नहीं डालोगे, बताओ। अचार का मतलब है ये सारा भी, बहुत सारी चीजें। तो एक बार सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दो भाई। हम लोगों का डेडिकेशन देखो, आप लोगों के साथ रोज जुड़े हुए हैं। तो आपका काम है इस क्लास को क्या करना? बेहतरीन करना, बेहतर रखना, इसको शेयर करना भाई। अगर आपने आंसर दे दिया है, सब लोगों ने कर दिया ट्राई, आपको पता है नमक को यूज कर सकते हैं, एसिडिक एसिड को यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट को यूज नहीं करेंगे, नमक को यूज करेंगे। मतलब कौन सा नहीं करेंगे बताना है ना। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक को भी यूज कर सकते हैं। तो बचा क्या? केवल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके रूप में यूज नहीं कर सकते? फूड प्रिजर्वेटिव के यूज में नहीं कर सकते, ठीक है ना। सॉर्बिक एसिड को यूज करते हैं, आपको पता होगा। प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट को यूज करते हैं, सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। उसके अलावा गर्म करके, ठंडा करके, पास्चुराइजेशन से, कैनिंग करके, ऑयलिंग करके, शुगर की हेल्प से, दुनिया भर के तरीके। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये भी पीवाईक्यू का सवाल है। ध्यान रखना ये सब सवाल 2023 में, 2011 से लेकर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, वो सब आपके सामने है भाई। ये वाला सवाल बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में आपको एक दो लाइनें जरूर पता होंगी सबको। अगर आपको पता है तो आर्टिफिशियल जो सिल्क है, बाय द वे, आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क में आपको बता देता हूं किसको बोलते हैं। पहले आप आंसर दे दो, मुझे पता है इसका आंसर सबको आता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह जिसको बुना जा सकता है। मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आपका ऑप्शन आपके सामने क्लियर रहे। आर्टिफिशियल सिल्क के तौर पर हम यूज करते हैं रेयॉन को, बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है। रेयॉन को सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक फाइबर। ये कौन सा फाइबर है? सेमी सिंथेटिक फाइबर है, ध्यान रखना।
सेमी मतलब आधा सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, आधे के रूप में सेमी सिंथेटिक फाइबर, मतलब ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का आंसर है तो बिल्कुल सही है। इसमें वुड पल्प बोले तो सेलुलोज को मिक्स कराया जाता है, पेट्रोकेमिकल नेचर होता है इसका, ठीक है। अगर आप इसके साथ कॉटन मिलाओगे तो बेडशीट जैसे ये बन जाएंगी, अगर आप इसके साथ वूल मिलाओगे तो कारपेट्स बन जाएंगे। तो इस सवाल के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं, मतलब तो भाई सेशन तो खत्म हो ही गया हमारा, सवाल तो बहुत सारे होंगे, अगले सेशन के लिए रखेंगे। आपके साथ हम रोज जुड़े रहेंगे। आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में पता है ना सबको, तो ब्रह्मास्त्र सीडीबी की किताब के बाद जो ब्रह्मास्त्र सीडीबी की बुक थी ये सब लोगों ने खरीद ली होगी, मेरे पास है भी पड़ी हुई। और इसके बाद में ये वाली किताब भी आप तुरंत खरीद सकते हो, ठीक है। इस किताब को खरीदने के लिए मैं आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप में जाओ और वहां पर भी आपको एक कोड क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, आप अमेजन से इस किताब को खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, मैथ साइंस की किताब पेपर 2 की जो है ये आने वाली है बहुत जल्दी आप लोगों के ब्रह्मास्त्र के लिए। ब्रह्मास्त्र किताब मैथ साइंस पेपर 2 वाले, मैथ ईवीएस पेपर 1 की और एसएसटी की किताब भी आने वाली है, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भाई आपको मिल जाएंगे अध्ययन मंत्रा पे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी है भाई तो क्लास को शेयर करना ना भूले। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, आपने कर दिया तो अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।